जय हो बाके बिहारी जी की, राधे राधे। निश्चिंत बैच की अगली क्लास में हम आपका अभिनंदन करते हैं और आज हम वैद्युत चालन अध्याय को ख़त्म करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की तारीखें बढ़ गई हैं, तो अच्छी बात है, आप बाद में तैयारी करिएगा, लेकिन हम एक निश्चित और निर्धारित समय तक ही इस वीडियो श्रृंखला को जारी कर पाएंगे। इसके बाद अन्य बच्चों के जो हमारे वादे हैं, जो निवेदन हैं, उनके कक्षा 12 का बैच फ्रेश शुरू करने के, उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी कक्षा 12 का फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। तो आप सब लोग इस भ्रम में ना रहिएगा कि हम दोबारा कोई काम करवा पाएंगे, क्योंकि काम बहुत हैं। इसलिए आप सब लोग डे बाय डे हम थोड़ा पढ़ाते हैं, आप अपने घर में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो उससे होता ये है कि हमारे साथ साथ आप चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो आपकी भी तैयारी समझ में नहीं आती है, मेरे ही साथ आप भी पढ़ते चले जाते हो और इससे ये होता है पढ़ने का थोड़ा सा संबल मिलता है, आप एम्पावर्ड हो जाते हो कि नहीं, हाँ आज ये होना है, तो आपके भी साथ में एक रणनीति है कि नहीं आज हमें यही वाला चैप्टर पढ़ना है। तो उससे हम 1 बाय 1 करके जो बहुत पुराने चैप्टर हैं, बहुत पहले इनिशियली हम पढ़ चुके थे, उनकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। आइए आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में कैसा वेरिएशन होता है। हाउ रेजिस्टेंस वेरी विद द टेम्परेचर। तापमान बदलने के साथ साथ किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किस तरह से परिवर्तित होता है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि 3 बातें हमारे पास होंगी। एक तो चालक होगा, एक अर्धचालक होगा, ठीक, मिश्र धातुएं होंगी, और वैद्युत अपघट्य होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। बहुत प्यारे प्यारे आज न्यूमेरिकल भी हम लाए हैं 1-2। इन चारों के साथ टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके रेजिस्टेंस अलग अलग तरह से चेंज होते हैं। एक लाइन में हम ये नहीं कह सकते कि नहीं टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक लाइन में हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि किसी में बढ़ता है, किसी में घटता है। जैसे हम चालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इस R+ का मतलब आप अपने दिमाग में, अपनी लाइन में, कॉपी में, जहाँ भी लिख रहे हो, आप ये लिखेंगे कि चालक तार का तापमान बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर लंबे समय तक किसी जो है वायर में करंट जा रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और इसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। यानी स्पष्ट हो रहा है कि वो ज़्यादा गर्म होने लगता है वायर। इसीलिए जो है घरों की वायरिंग को कंटिन्यूटी ना दे करके थोड़ा सा कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं तो तार ठंडे हो जाते हैं, जिससे बढ़िया उनकी वर्किंग हो जाती है। लेकिन जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इनका जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर हम 0 केल्विन पर आ जाएं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर आ जाएं, परम शून्य ताप पर आ जाएं, तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अर्धचालक बचता ही नहीं है और वो अचालक हो जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ कैसा काम करने लगते हैं? तो अचालक पदार्थों की भांति कार्य करने लगते हैं।
तो ये आप नोट करते जाएंगे। मिश्र धातुओं के साथ में क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, परंतु यह वृद्धि चालकों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। और ये वैद्युत अपघट्यों की अगर हम बात करें तो वैद्युत अपघट्यों में भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की तरह उनका भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस वैद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोलाइट का उतना ही कम होता जाएगा, जिससे करंट फ्लो और ईजिली होने लगेगा और इजी वे में करंट फ्लो होने लगेगा। बहुत इजी वे में करंट फ्लो होगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय वो इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो जाएगा और उसकी आयनन क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, चालकों के साथ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो वेरिएंस है, जो बदलाव है, वो एक इक्वेशन से दिया जाता है, RT बराबर R0 ऑफ 1 प्लस अल्फा टी। ये यहाँ पे जो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है इसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। और स्मॉल टी तापमान है डिग्री सेल्सियस में, R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अर्धचालकों के लिए अगर यही कंडीशन लगाएं तो वहाँ ये अल्फा नेगेटिव होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक्सप्रेशन में बना है, और इस एक्सप्रेशन के साथ हम कुछ और काम करेंगे तो एक और अच्छा सा सूत्र निकल के आ सकता है, जिससे हम क्वेश्चंस को और आसानी से लगा सकते हैं। देखिएगा, जैसे हमने पढ़ा है RT इक्वल्स टू R0 ऑफ 1 प्लस अल्फा टी। तो एक दशा हो सकती है जब इस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस बना सकते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब इसको कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस करने पर कितना हो जाएगा पता नहीं है, R100 मान लेते हैं, क्योंकि ये कंफर्म तो है नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो लेट द रेजिस्टेंस बिकम्स R100 ओम। RT ओम का मतलब है T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। R2 लिख दें तो इसका मतलब है 2 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। R100 लिख दें तो इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। तो चलिए इसके साथ में थोड़ी सी पहले हम इसको R0 को अंदर ले जाते हैं और R0 प्लस R0 अल्फा टी बनेगा, फिर वो R0 को इधर हम पक्षांतर करके लाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। हम आपका समय बचाने के लिए हल नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये कम है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ाएं, बल्कि उद्देश्य ये ज़्यादा है कि वॉच टाइम बढ़ने के साथ साथ आपका नॉलेज गेन भी बढ़ता चला जाए। तो RT माइनस R0 R0 अल्फा टी इस तरह से बनेगा। और आई थिंक ये आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ 100 रख देते तो सिर्फ यहाँ 100 हो जाता, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर R100 माइनस R0 और ये आ जाता R0 अल्फा इंटू 100। दोनों को अगर हम भाग लगा दें इस तरह से R0 अल्फा फिनिश हो जाता है और ये बचता है T इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 ये बचता है।
कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के अनसॉल्व पेपर को जब आप हल कर रहे होंगे तो कई जगह पर इस सूत्र का प्रयोग आपको मिलेगा, तो इसलिए ये सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कभी कभी केवल अकेले इसी से सवाल पूछ लिया जाता है, आर टी बराबर आर नॉट ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा टी से अल्फ़ा का मान दे करके पूछ लिया जाता है। टेम्परेचर दिया है, आर नॉट दिया है, तो पूछ लेता है बताइए आर टी का मान कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर तार का रेजिस्टेंस कितना होगा, या किस तापमान पर रेजिस्टेंस दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन का यूज करके इसी के साथ आप सवाल हल करेंगे तो आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पावर वगैरह के कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ाए हैं आपको, क्योंकि मुझे लगता है 10th क्लास में आप पावर पढ़ के आए हैं। सूत्र P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, P बराबर वी आई, ये सब पढ़ के आए हैं आप। इसलिए एक सवाल है हमारे पास, संभवतः ये भी आपने लगाया होगा। ये R है, ये R/2 है, ये R/4 है, डॉट टू इन्फिनिटी इस तरह से, और यहाँ B है। A व B के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम सब जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R/2 प्लस R/4 अप टू इन्फिनिटी। R इक्विवेलेंट बराबर R कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर डॉट डॉट, कुछ ऐसा बन रहा होगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जीपी है वो भी इन्फिनाइट टर्म्स की जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है वो भी इन्फिनाइट टर्म्स की। तो उसके लिए सम का फार्मूला हम सबको आता है A/1 माइनस R, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 होगा। सो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 2R। इस तरह से बोलो, आ पाया सवाल समझ में? आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम आपको इसी पैटर्न पर हल होगा, वो घर के लिए देते हैं। आप अपनी जो है अपने डेस्क पर अपने कमरे में बैठ करके इस सवाल को लगाइए, देखिए क्या आंसर आता है। और कमेंट बॉक्स में बाद में इस वीडियो को देख करके या जैसे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो आप मैसेज करिएगा, हम देखेंगे। सवाल बना लीजिए, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ये R है, ये 2R है, ये 4R है, और ये 8R है, इस तरह से। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक यही प्रोसेस चल रहा है, अनंत तक। आपको A व B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, यानी ये समांतर क्रम है, और इसके लिए आप 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 1/R1 प्लस 1/R2 का यूज करते हैं। तो आप करिए, ये भी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, अनंत पदों की बन रही है, तो आप लगा सकते हैं इसे। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है, हम लाए हैं आज लिख के आपके लिए। और आप सबको लगाना भी चाहिए ये सवाल। क्वेश्चन है, बना लीजिए, एक फिगर है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और
ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां से I करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। R1, R2, R3। क्वेश्चन है प्रतिरोधों R1, R2, R3 में व्यय शक्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वे शक्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा सवाल है। इन सब में हमें P1 इसमें पावर डिसिपेट हुई है, इसमें P2 पावर डिसिपेट हुई है, इसमें P3 पावर डिसिपेट हुई है। इन दैट कंडीशन यू हैव टू कैलकुलेट द P1 रेशियो P2 रेशियो P3। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का हमें मान बताना है। देखिएगा, ये श्योर है कि यहाँ से करंट बटा होगा, इसमें I1 गया होगा तो इसमें I माइनस I1 गया होगा, और इस जंक्शन में फिर करंट I गया होगा इस तरह से, इस तरह से। तो अगर यहाँ हमें I1 और I माइनस I1 का मान पता चल जाए तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है, और I माइनस I1 से ये पता चलेगा कि हमें इसमें कितना करंट जा रहा है। तो ये समांतर क्रम में है, विभवांतर बराबर होगा। I1 R1 बराबर I2 R2 होगा, तो I1 गुणा 1 बराबर I1 माइनस I माइनस I1 इंटू R2। तो I1 बराबर 2I माइनस 2I1, 3I1 बराबर 2I, I1 बराबर 2I बटा 3। I1 बराबर 2I बटा 3, यानी यहाँ का जो करंट है वो है 2I बटा 3। तो यहाँ का करंट आएगा I माइनस 2I बटा 3, मतलब I बटा 3, ठीक है। सो पावर डिसिपेटेड क्या लगाएंगे आप? हम लगाएंगे P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर I1 स्क्वायर R1 रेशियो I2 स्क्वायर R2 रेशियो I3 स्क्वायर R3। मान रखेंगे I1 स्क्वायर 4I स्क्वायर बटा 9, रेजिस्टेंस 1 रेशियो I2 का मान I स्क्वायर बटा 9, रेजिस्टेंस 2 रेशियो I3 I स्क्वायर और R3 3। ये डिलीट हो जाएगा। 4/9 2/9 रेशियो 9। अगर इसको भी हम अपॉन में 9 बना दें तो आंसर होगा 4 रेशियो 2 रेशियो 27। सो मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द लास्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आज की क्लास को हम यहीं तक वाइंड अप करेंगे किसी कारणवश, ठीक है। बाकी क्लास आगे कंटिन्यू होगी। एक तो चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, एक सवाल बचा है, लेकिन जहां हम पढ़ा रहे हैं इस समय वहां कोई दूसरी क्लास चलने का समय है, इसलिए हम आज क्षमा प्रार्थी हैं। इतनी ही हम आपको क्लास दे पाएंगे। थैंक यू सो मच।